इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी के सबसे हॉट टॉपिक जो कि आपका है एडिड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। जो आपका विज्ञापन आया है वो आपका शॉर्ट नोटिस है। आपका जो असली विज्ञापन आएगा वो 18 फरवरी को आएगा, तो काफ़ी कुछ उस विज्ञापन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी जो विज्ञापन आया है उसकी हेल्प से जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी या तो होना चाहिए आपके पास बीएड या बीटीसी, ठीक है, बीएड और बीटीसी में से कोई एक, प्लस आप क्वालिफाइड होने चाहिए जूनियर टेट या फिर सी टेट, ठीक है। ये क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम के लिए, या तो आप बीएड या बीटीसी हों या फिर प्लस आप जूनियर टेट या सी टेट में से कोई एक पास होना चाहिए। अब आपका जो अभी रिसेंटली सी टेट हुआ है उसका रिजल्ट, अगर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है जो कि आपकी है 8 मार्च, तो अगर इस सी टेट का आपका रिजल्ट 8 मार्च तक आ जाता है तो उसमें जो भी जूनियर सी टेट क्वालिफाई होंगे वो भी जो है इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो बात है वो है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जाम का पैटर्न है ये कि 50 प्रश्न आपके होंगे सामान्य अध्ययन के और आपके 100 प्रश्न होंगे संबंधित विषय के। अब आपका देखो इसमें ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 100 प्रश्न आएंगे होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके 100 प्रश्न होंगे संबंधित विषय के, ठीक है। तो इसमें उन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, बट आपका जो शेड्यूल आया है उसमें जो आपका एग्ज़ाम है वो 9 AM से 11:30 तक है, 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है कोई 2 पेपर का जो है इन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया है। जो शेड्यूल है उसमें आपका एक ही पेपर है, तो एक्चुअल में आप इसको थोड़ा मिसप्रिंट कह सकते हैं कि आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र और ये द्वितीय प्रश्न पत्र अलग अलग ना हो के आपका एग्ज़ाम एक ही होगा और एक ही एग्ज़ाम में आपके 50 प्लस 100 आपके टोटल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग जैसा अभी उसमें कुछ है नहीं, और आपके टोटल 150 नंबर के हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इन 150 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे का, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट आप इसको कह सकते हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र ना होकर आप इसको अलग अलग खंड कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शन हो जाएंगे ये। अब एक और विषय है जिसमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो ये है कि संबंधित विषय कौन कौन से हमको चूज करना। इसमें आपके 3 खंड हैं, एक है का खंड, एक है आपका खा खंड और एक है आपका गा खंड, ठीक है। खंड का में आपकी 3 भाषाएं हैं, हिंदी और फिर आपकी अंग्रेजी और आपकी है संस्कृत। खंड खा में आपका है सामाजिक विषय और खंड गा में आपका है गणित विज्ञान, गणित और विज्ञान दोनों, गणित एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान। तो अब बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि आपको जो का वाला खंड है वो सबको इसमें से एक न एक चूज करना है और खा और गा में से आपको कोई एक चूज करना है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इन तीनों में से कोई एक चूज करना है और उसके बाद इस फर्स्ट वाले में भी आपको चॉइस है, आपको तीनों में से कोई एक ही लैंग्वेज चूज करनी है। तो उसको मैं यहाँ पे देखिए, आप या तो आपको हिंदी करना है संबंधित विषय में, या अंग्रेजी, या संस्कृत, या सामाजिक विषय, या गणित और विज्ञान, ये आपके दोनों एक साथ हैं, ठीक है, गणित और विज्ञान दोनों। तो आपको टोटल 1 2 3 4 5 चॉइस में से एनी वन को करना है चूज। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, मतलब ग्रेजुएशन के हिसाब से किस तरीके से हम अप्लाई कर पाएंगे कि ग्रेजुएशन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं। तो देखो साइंस वालों की तो बीएससी वालों की तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। जो आपके बीएससी वाले हैं उन पे फाइनल ईयर में चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी, चाहे फिजिक्स ना रही हो, चाहे केमिस्ट्री ना रही हो, चाहे साइंस
चाहे मैथ ना हो, लेकिन फिर भी वो जो है आपकी मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब कहानी आ गई हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए। तो जिन्होंने बीए किया है और जिनके फाइनल ईयर में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, या हो सकता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी रहे हों, उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत के लिए वो अप्लाई कर पाएँ। बाकी ये जो फाइनल ईयर वाली बात है, ये पूरा नोटिफिकेशन आएगा जब 18 को, तभी क्लियर हो पाएगी। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा लॉजिक जो बच्चा कन्फ्यूजन, वो है सामाजिक विषय के लिए, कि सामाजिक विषय का कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तो जिनकी बीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी में से, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स आपका जो भी है, वो आपके तीनों रहे हो सकता है एक भी रहा हो, तब भी हो सकता है अप्लाई कर पाएँ सामाजिक विषय एसएसटी के लिए। ठीक है। तो अब ये बात बची कि जो बीए वाले हैं, मान लो कोई ऐसे सब्जेक्ट से किया है जो ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हैं, जिनके पास सामाजिक विषय वाले हैं, तो उनका क्या होगा। एक तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसे लोग उसमें तो जा नहीं पाएंगे गणित विज्ञान में। अब बोलो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में तो जा नहीं पाएंगे, उनके पास सब्जेक्ट नहीं है। अब बोलो एसएसटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी एक और बात, बीकॉम वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके लायक तो यहाँ पे अभी कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ तक है जिनके पास ऐसा बीए है, मतलब जिन्होंने इन सब्जेक्ट से बीए किया है, उनके यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हो सकता है वो एसएसटी के लिए कर दिए जाएं, और बीकॉम वाले भी एसएसटी के लिए, जैसा कि जूनियर टेट में होता है। अब बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये फिर फुल नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, जो कि आपका 18 को आएगा। ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, लेकिन ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अगर किसी ने बीए में पढ़ा है तो उसके लिए तो 100% होगा ही होगा। ठीक है। और सेम एसएसटी वगैरह का जिन्होंने बीए में है, वो तो उनके लिए तो होगा ही होगा। अदर जो सब्जेक्ट से बीए किया है या बीकॉम वाले हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आपका जो बीएससी वाले हैं, उनके लिए तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, उनके लिए गणित और विज्ञान दोनों पढ़ना है। और किसी ने बायो से किया है तो उनको भैया गणित पढ़नी पड़ेगी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और उन्होंने फिजिक्स और गणित ना पढ़ी हो। और जिनकी गणित नहीं रही है तो उन्हें भी गणित ही पढ़नी पड़ेगी, फाइनल ईयर में ना हो तो। ये तो आपको सबको पढ़ना ही है, बीएससी वालों को। अब आ जाइए इसमें, अगर आप इसको ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या गणित और विज्ञान अलग अलग हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि गणित और विज्ञान अलग अलग हैं। ठीक है। आप और भी आप जगह देख सकते हैं, आपको गणित और विज्ञान अलग अलग दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गणित और विज्ञान का मतलब है कि इन विषयों की हमको टीचरों की ज़रूरत है, लेकिन जो असली कहानी है वो यहाँ से क्लियर होगी, वो आपका यहाँ पे है। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित। देखो, एक तो आपका हो गया भाषा, मतलब 3 भाषाएं, उनमें से कोई एक, या फिर सामान्य अध्ययन तथा, अब देखो सामान्य अध्ययन के बाद लग गया तथा। ठीक है। और विज्ञान एवं, विज्ञान और गणित के बीच में लगा हुआ एवं, तो ये दोनों का पूरा हो गया एक कॉम्बिनेशन। और तो ये दोनों साथ साथ हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो आपको साइंस और मैथ दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, और बाकी एसएसटी और, तो टोटल 5 में से आपको कोई एक ही चूज करना है। और बाकी जो आपका सामान्य अध्ययन है उसके 50 क्वेश्चन होंगे, वो तो सबको करना ही करना है। उसके लिए थोड़ा जो एसएसटी की तैयारी करेंगे उनके लिए आसान रहेगा वो। अब इस भर्ती में जो सबसे बड़ा पेंच फंसने वाला है वो है टेट का। यूपी टेट का सबसे बड़ा पेंच इस भर्ती में मेरे हिसाब से फंसने वाला है, क्योंकि लगभग 1.5 साल से यूपी टेट नहीं हुआ है। इसका जो है सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है जिन लोगों ने रिसेंटली ही बीटीसी या फिर बीएड पास किया है, तो उन लोगों के लिए कोई मौका तो मिला नहीं है। और आप ये लॉजिक दे नहीं सकते कि साहब सी टेट हो तो क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यूपी टेट एक बार कराना ही है। तो फिर अब ये एक लॉजिक फंस रहा है। हो सकता है कुछ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं इस मैटर को लेके कि भैया एक बार तो यूपी टेट करा दो आप, तब हमें भी भर्ती में शामिल करना। और ये लॉजिक वो दे नहीं पाएंगे कि हमने सी टेट हो गया है, तो ये तो चीज़ सही है नहीं। ठीक है। तो एक तो मैटर ये फंस गया। अब ये जो 6 नंबर जो पॉइंट है, कुछ लोग इसका सब अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे पेपर पहले हो जाएगा, यूपी टेट बाद में होगा, और वो लोग उसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको पूरा मतलब बता देता हूँ। इसमें लिखा है बिंदु संख्या 8 के संबंध में अवगत कराना है कि, तो ये तो हमारे काम का स्टार्ट होता है यहाँ से। भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के
आधार पर पहले करा लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे है प्राथमिकता के आधार पर। तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। अब कुछ लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं कि पेपर पहले करा लो, टेट बाद में कराना, और फिर जो लोग पास हो जाएंगे वो उसमें अप्लाई कर पाए, मतलब उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा हो गया तो जितने भी लोग बीएड और बीटीसी हैं वो सभी इसमें फार्म डालेंगे और ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भले ही किसी कोई पास ना कर पाए, लेकिन फार्म फिर सब भरेंगे इसके लिए, तो फिर जो आपका एप्लीकेशंस हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्राइमरी से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने हैं फिर सभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, देखिए ये दोनों ही एग्जाम आपके पीएनपी कराएगा। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। टेट का एग्जाम वो कराते ही हैं पहले से ही, बीटीसी के भी वो कराते हैं। अब ये जो भर्ती होने वाली है इसका एग्जाम भी यही कंडक्ट कराएंगे। तो उनसे कहा गया है, अब देखिए उन्हें रिसेंटली टेट का भी कराना है, तो आपको पता ही होगा पहले 28 फरवरी आई थी, फिर मार्च में डेट पहुंची थी, अब फिर अब पता नहीं कब हो पाएगा टेट का एग्ज़ाम। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा है, आप टेट छोड़ो, अभी आप इसको प्राथमिकता दो, इसका जो आयोजन है वो उसको प्राथमिकता दो, पहले ये कराओ टेट का, इसके बाद देखा जाएगा। तत्पश्चात टीटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। अभी 20 वाला ही टेट होना है, ठीक है, 21 में भी बात नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो भर्ती है इसको पहले करा लो, इसकी लोगों को भी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको प्राथमिकता दो। बाकी जो टेट फैट है वो अपने देखना, अपने बाद में करा देना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाद में टेट करेंगे वो उसमें हो पाएंगे, ये तो भर्ती हो चुकी होगी। ठीक है, पेपर हो चुका होगा। तो अगर ऐसा होता तो फिर इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते, प्राइमरी से भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये था पूरा कंक्लूजन इसका, नोटिस का। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो जो आपका 18 को नोटिस आएगा फुल, उसके बाद ही क्लियर हो पाएंगी। ये जो नोटिस है एक्चुअल में ये पीएनपी के लिए है। उन्होंने बताया कि आपको कौन कौन से काम है, कौन कौन से काम कब करने हैं और कैसे कैसे करना है। अब बाकी पीएनपी अपने हिसाब से नोटिस निकालेगा, उसी के अकॉर्डिंग अब सारी होंगी। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह का ज़्यादा क्लियर होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ग्रेजुएशन में क्या क्या है, उसके बाद ही अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो आई होप जो भी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी तो अब सब कुछ 18 के बाद ही क्लियर हो पाएगा।